हम बात करें सीटेट पेपर एनालिसिस की, तो ये आज आपका लास्ट पेपर का एनालिसिस है। क्या है? लास्ट है आज का अपना ये एनालिसिस। क्यों? क्योंकि अब तक देखा जाए तो हम सारे के सारे पेपर को चेक करते हुए आए हैं कि किस प्रकार से आया, किस प्रकार से नहीं आया है। आज आप सभी बच्चों को पता है 6 फरवरी है, यानी कि आज आपका सेकंड लास्ट एग्जाम था और कल है 7, और कल है आपका लास्ट एग्जाम। तो कल जो इस बच्चों का एग्जाम है उन बच्चों के लिए आज वाला ये जो सेशन होगा बेनिफिशियल होगा। तो आज जो है ये अपना लास्ट सेशन है। इसके बाद जो होगा फिर हम बात करेंगे जब केवीएस की आंसर की आ जाएगी, सॉरी सीटेट की जब आंसर की आ जाएगी या सीटेट के पेपर जब अपलोड हो जाएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरीके से पूछे गए थे, कहां से पूछे गए थे, उनके बारे में फिर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो आज दोस्तों ये अपने सीटेट पेपर के एनालिसिस, यानी कि जो आज का 6 तारीख है, आज के दिन आपके एग्जाम में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम वार्तालाप करेंगे। ठीक, बिल्कुल। चलिए, सीडी सीटेट की सीडीपी हमारे केवीएस में हेल्प करेगा, प्लीज हेल्प। बिल्कुल डियर, देखो दोस्तों सीडीपी तो सीडीपी है ना, सीडीपी तो मदद करेगी। अब वो बात अलग है कि 10% करेगी, 20% करेगी या 30% करेगी, वो बात अलग है, लेकिन हेल्प करेगी। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों आज के अपने सीटेट के एनालिसिस के ऊपर। तो आज के पेपर की बात करी जाए सीडीपी की, तो सीडीपी में जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं वही है आपके हार्वर्ड गार्डनर से पूछा गया था, जिन पियाजेट से क्वेश्चन पूछा गया था, ली वाइगॉस्की से क्वेश्चन पूछा गया था, एनईपी 2020 से क्वेश्चन देखने को मिला था, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन देखने को मिले थे, निपुण से आज आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक तो निपुण में पूछा गया था आपका कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और एक इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हाँ जी, फुल फॉर्म पूछा गया था और एक और क्वेश्चन यहां से पूछा गया था। आइए आगे चलें, तो क्रिटिकल थिंकिंग से क्वेश्चन देखने को मिला, प्रोग्रेसिव एजुकेशन से क्वेश्चन देखने को मिला, कथन कारक वाले क्वेश्चन दे रखे थे, और साथ ही साथ में लर्निंग डिसेबिलिटी जो थी वहां से आपका क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपके एग्जाम का जो सीडीपी है वो इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले, जो बच्चे मुझे बता पाए 15 से 20 क्वेश्चन ही बता पाए, जितना उनको याद रहा उतना उन्होंने बताया कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीडीपी में देखने को मिले। ठीक, वहीं पर ही आगे चलें तो दोस्तों हिंदी की बात करी जाए, तो हिंदी में उस बच्चे ने मुझे बताया कि जो भारत माता करके सर फसलों के ऊपर एक पूरा का पूरा पैसेज दे रखा था, और वहां से आपके कुछ क्वेश्चंस निकल रखे थे, और साथ ही साथ में एक बोल रखा था साहस व्यक्ति के नाम से, कि समाज की चिंता बिना करे हुए वो अपने कार्य को किए जा रहा था। जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, तो वैसे वो किसी भी प्रकार की कोई भी चीज को देख नहीं रहा था, और उस प्रकार से एक पैसेज पूछा गया था, और वहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिले थे। बात करी जाए तो समान शब्द, संधि और विपरीत शब्द, ये कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन देखने को मिला, जो कि आपके इस पैसेज से क्वेश्चन निकल के आए। उसी के साथ साथ में आपका भाषा कौशल से क्वेश्चन देखने को मिला था, अधिगम अर्जन से क्वेश्चन देखने को मिला था, मातृभाषा से क्वेश्चन देखने को मिला, वाइगॉस्की से क्वेश्चन देखने को मिला, मूल्यांकन से क्वेश्चन देखने को मिला, और रचनात्मक क्रिया से क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, तो हिंदी की बात करी जाए तो कुल मिलाकर हिंदी में आपका ऐसा रहा। ऑल ऑफ वर्क की बात करी जाए तो पेपर जो था आपका बिल्कुल इजी था। क्या था आपका? पेपर की बात करी जाए तो पेपर क्या था आपका? इजी था। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही थी बच्चों को क्वेश्चन में। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है सर सीडीपी का फुल फॉर्म आया था। लीजिए भाई, यूनिक मस्ती करके एक बच्चा है, उसने पूछ लिया कर सर सीडीपी की फुल फॉर्म पूछी गई थी आज। ऐसा भी क्वेश्चन था क्या मेरे भाइयों? ऐसा भी था क्या एग्जाम में आज के कि सीडीपी की फुल फॉर्म पूछ ली गई हो? निपुण की तो सुनी थी भाई मैंने, निपुण की फुल फॉर्म पूछी गई थी। चलिए आगे चले। इंग्लिश की बात करी जाए तो दोस्तों जो मौर्य एम्पायर था ना, जिसमें अशोका द ग्रेट थे, वहां से एक पैसेज पूछा गया था, और उस पैसेज में से आपके एडवर्ब, एडजेक्टिव, पार्ट ऑफ स्पीच और एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर देखने को मिले थे। साथ ही साथ में जिन पियाजे से क्वेश्चन देखने को मिले थे, जेडपीडी से क्वेश्चन देखने को मिले थे। साथ ही साथ में ग्रुप असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, एक्विजिशन या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन और मल्टीलिंगुअलिज्म, यहां से कुछ आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है, चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हाँ सर पूछा गया था, और कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर नहीं पूछा गया था। भाई देखो, पूछा गया हो तो भी सही है, नहीं पूछा गया हो तो भी सही है, क्योंकि हम सीडीपी पढ़ते ही हैं, हम सभी बच्चों को पता ही है। निशा शुक्ला कह रही है हाँ जी सर पूछा गया था, जी सर पूछा गया था, लेकिन मतलब यार सीटेट वालों के पास क्वेश्चन ही नहीं बचे कि सीडीपी की फुल फॉर्म पूछ ली गई। गजब भाई, इतनी बेसिक नॉलेज आपके ऊपर चेक करने की बात कर रहा हूं, देख लीजिए भाई। तो कुल मिलाकर आपके एग्जाम में इंग्लिश में जो देखने को मिला वो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले।
ठीक। मैथ की बात करी जाए तो मैथ बच्चे कहते हैं सर रीजनिंग ज्यादा पूछ रहे थे, लेकिन बेसिक रीजनिंग थी, आराम से क्वेश्चन पूछे जब बन रहे थे वहां पर। जैसे कि एक सीरीज दे दी गई थी और उस सीरीज के अंतर्गत जो विषम संख्याएं होती है ना, वो आपको निकालनी थी। ठीक है। या फिर आपसे पूछ लिया गया था कि 5 डिजिट की सबसे बड़ी संख्या और 3 डिजिट की सबसे छोटी संख्या, इन दोनों को घटा किया जाएगा तो क्या आंसर आएगा, ऐसे क्वेश्चन थे। ठीक है। ठीक। साथ ही साथ में दोस्तों अभाज्य युग्म, आयत, वेन हीले, सेमेट्री, सम संख्या, संख्या समूह और भिन्न, और इसी के साथ साथ में प्लेस वैल्यू और डिवाइड, यहां से भी आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। क्या पूछे, यहां से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। ओके, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, तो कुल मिलाकर आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस देखने को मिले। ठीक है। ओके, बच्चा कह रहा सर सीडीपी नहीं सीपीडी। ओके 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 भाई, मेरे से ही मिस हो गया, सीडीपी नहीं पूछा था, आपका सीपीडी पूछा था, यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो होता है वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, यही कह रहे हो ना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जिसका आंसर 5 क्यूब था। ओके ओके, कोई बात नहीं भाई। एक बच्चा बोल रहा है कि सर सीडीपी नहीं था, सीपीडी था। ओके, ये मेरे से ही मिस हो गया पढ़ने में, या फिर मेरे को ही देखने में थोड़ा सा वो हो गई। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्वांटिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट होता है, सीपीडी होता है ये। ठीक है। हाँ, कोई बात नहीं, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा हो तो भी ठीक है, यहाँ से पूछा हो तो भी ठीक है, दोनों की बात हमें पता ही है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चा बोल रहा है सर आज ये लास्ट सीटेट का था तो केवीएस पर काम करो प्लीज, ईवीएस थीम बेस 6, 7 और 8 करवा दीजिए। तो बिल्कुल ठीक है डियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ईवीएस के ऊपर पूरी की पूरी बात करी जाएगी और इसके मैराथन सेशन लगवाए जाएंगे। क्या लगवाए जाएंगे, मैराथन सेशन लगवाए जाएंगे, जिसमें हम 6, 7 और 8 की बात करेंगे। ओके डियर, टेंशन मत लो। ठीक, चलिए समझ गए सही बच्चे, आगे चलते हैं। आगे चले तो ईवीएस की बात कर लेते हैं। ईवीएस की बात करी जाए तो ईवीएस में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि वह पक्षी जो मनुष्य से 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स बेटर देख पाता है। तो जल्दी से मुझे बताइए, हम सभी ने पढ़ रखा है, कौन कौन से होते हैं, आप सभी बच्चों को पता, उन पक्षी के 2 पैर और 2 आंखें होती है। अब सभी के सभी बच्चे कहेंगे सर पक्षियों की तो सभी की 2 आंखें 2 पैर होते हैं। बिल्कुल दोस्तों, हमने एक ट्रिक की तरीके से याद करने का कोशिश करी थी। तो वो कौन कौन से पक्षी है जो मनुष्य से 4 गुना बेहतर देख सकते हैं, आप सही बच्चों को बताया था मैंने, चील है, बाज है, गिद्ध है। समूह चुनना था, आपको एक पूरा का पूरा ग्रुप दे रखा था और उस ग्रुप में से आपको चुनना था। क्या दे रखा था, समूह दे रखा था और उस समूह में से आपको आंसर चुनना था। तो 2 ही ऑप्शन में थे, चील और बाज। तो जिस जिस बच्चों ने चील और बाज लगाया बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया। ठीक है। रूबी तनवर कह रही है सर एसटेट की ऑनलाइन क्लासेस कब से शुरू होगी आपके यूट्यूब चैनल पर। डियर आप सही बच्चों को बता दूं, मैंने आपके लिए कुछ टीचर्स अपॉइंट किए गए, मैंने आपके लिए कुछ न्यू टीचर्स अपॉइंट किए हैं, जिसमें आपका ज्योग्राफी का टीचर मिलेगा, हिस्ट्री का टीचर मिलेगा, पॉलिटिकल का टीचर मिलेगा, ईवीएस का न्यू टीचर मिलेंगे, सीडीपी के आपके न्यू टीचर मिलेंगे। तो ये टीचर आपके लिए अपॉइंट किए गए हैं, जल्दी ही 15 से लेकर 20 तारीख तक। ठीक है, 15 से लेकर 20 तारीख में न्यू क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, सारी की सारी यूपी टेट को लेकर और सुपर टेट को लेकर। यूट्यूब के ऊपर पूरी की पूरी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। ये सारे के सारे जो टीचर है वो बिल्कुल ही आ रहे हैं, सारी सारी प्रोसीजर हो चुका है, इनको ज्वाइनिंग लेटर वगैरह भिजवा दिया गया है, जल्दी ही आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आपके लिए भले ही ये न्यू न्यू दिख रहे हो, लेकिन इसको पहले भी आप इन टीचरों को पढ़ चुके हो, इन टीचरों को आप जानते हो, टेंशन ना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये हो गया पहला। अगला था समुद्री सीमा वाले राज्य। अब कई बच्चों ने मुझे बोला कि सर इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए थे ना, वो गलत देखने को मिला। ठीक है, तो ये गलत देखने को क्या मिला, देखो दोस्तों ऑप्शन, ये क्वेश्चन क्या है, समुद्री सीमा वाले राज्य और एक है समुद्री सीमा के समीप वाले राज्य, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत राज्य है, ये हमारा भारत का राज्य है। इधर की बात करी जाए तो 5 राज्य पड़ते हैं और इधर की बात करी जाए तो 4 राज्य पड़ते हैं हमारी समुद्री सीमाओं पर। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी समुद्री सीमाएं लगती हैं। ठीक है,
अब इसके बात करी जाए समुद्री सीमा वाले राज्य, तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ये केवल 9 राज्य हैं। ठीक है, अब बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन गलत था। भाई ऑप्शन गलत नहीं था, मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप थोड़ा ट्रिकी कर से पूछ लिया गया था। पूछा गया कि आप देखो दोस्तों, दो क्वेश्चन, समुद्र सीमा वाले राज्य, तो जिनकी समुद्र की सीमा लगती है, या फिर आपसे पूछ लेगा वह राज्य बताइए जो समुद्री सीमा के समीप है। क्या है? समीप है। तो समीप तो देखा जाए तो भाई तमिलनाडु और केरला तो है ही, कर्नाटका तो है ही, लेकिन तेलंगाना राज्य, इसकी कोई समुद्री सीमा तो नहीं है, लेकिन समुद्री सीमा के नजदीक है। ऐसा भी तो हो सकता है, क्या पता वो आपको उलझाने के लिए पूछ रहा हो, मुझे नहीं पता क्वेश्चन, आपने जो मुझे बताया मैं उस हिसाब से अंदाजा लगा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा क्या था वो ध्यान करिए, समुद्री सीमा वाले राज्य पूछे गए थे, या उन राज्यों के नाम बताइए जिनकी समुद्री सीमा है, या फिर ये क्वेश्चन बना था आपका कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे राज्य जो समुद्री सीमा के समीप है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया वो आप बताइए। हाँ, बच्चा बोल रहा सर समीप ही था, समीप पूछा गया, तो भाई ध्यान रखिएगा इसमें आपके वो राज्य भी आएंगे जो समुद्री सीमाओं से लगते हैं, और वो राज्य भी आएंगे जो समुद्री सीमा के नजदीक है। ठीक है, अब भाई वो जो क्वेश्चन पूछने वाला है वो आपको ट्राई कर रहा था आपका माइंड, कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है सर आप केवीएस का बैच कब शुरू कर रहे हैं, आप तो सर प्लीज बताएं सर। डियर विवेक कुमार, मेरा केवीएस का ऑलरेडी पेड बैच चल रहा है, वहां पर वहीं पर ही हम लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं, इस वजह से हम यूट्यूब पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे इस वजह से। लेकिन जल्दी आपकी अब यूट्यूब पर भी क्लासेस में मैराथन, एक दो क्लास वो ऐसी वैसे नहीं करवाऊंगा, मैराथन सेशन चलवाऊंगा मैं आपके। ठीक है, 3-3 4-4 घंटे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा कुल मिलाकर 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्री सीमाएं हैं, और उनके आसपास और भी राज्य। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बोला गया मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य। लीजिए भाई, अब मध्य प्रदेश देखा जाए तो बिल्कुल बीचों बीच है। अब ऑप्शन में देखना है आपको, क्या देखना है, मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य महाराष्ट्र दे रखा है, छत्तीसगढ़ दे रखा है, राजस्थान दे रखा है, यूपी दे रखा है, क्या दे रखा है, उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे जो राज्य हैं वो मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके पूछा गया था मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य। सर मेरा 7 को एग्जाम है, तो कुंदन भाई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम, अगर आपका 7 तारीख को एग्जाम है तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन। तो दोस्तों आपको 4 कथन दे रखे थे, और उन 4 कथन में से 3 सही थे और 1 गलत था, वही आपको चुनना था। आप सही बच्चों को पता है खेजड़ी वृक्ष जो होते हैं वो रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं, इनको कम पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी में भी आराम से ये सर्वाइव कर लेते हैं। इनकी पेड़ों की पत्तियां वहां के रहने वाले जानवर खाते हैं, इनकी छाया वाले वृक्ष में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, साथ ही साथ में इनकी सब्जियों की फलियों की सब्जी बनाई जाती है वहां के लोकल लोगों के द्वारा, इस पेड़ की छाल के द्वारा दवाई बनाई जाती है। और गलत ऑप्शन यहाँ पर यह होगा कि इसकी जड़ें जो होती है वो जमीन के बहुत नीचे तक चली जाती है जब तक इनको पानी ना मिल जाए, ये गलत है। ये राजस्थानी ओक के बारे में होता है, डेजर्ट ओक के बारे में, खेजड़ी वृक्ष के बारे में नहीं। ठीक है, तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में मैंने सारे के सारे जो कथन पहले बताए वो सही थे, आखिरी वाला गलत था। तो आपके स्टेटमेंट दिए हुए थे 4, उसमें से 3 सही थे, 1 गलत था, वो आपको सही चुनना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन था मच्छरों से होने वाला रोग। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप सही बच्चों को पता है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, ये 3 रोग तो हमारे ऐसे रोग है जो कि मलेरिया मच्छरों के काटने से होता है, लेकिन साथ ही साथ में जापानी मस्तिष्क बुखार, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपके मच्छर के काटने से ही होता है। तो आज जो क्वेश्चन में बना था वो यही बना था, डेंगू और जापानी मस्तिष्क बुखार। तो ये दोनों के दोनों जो आपके क्वेश्चन बने थे वो आपके एग्जाम में ये मच्छर के काटने से होता है। अगली बार फिर पूछा जाएगा तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है डीके सर आपसे विवेक कुमार बात पूछना चाहता है कि सीटेट की रिस्पांस की और आंसर की कब तक आएगी। तो देखो दोस्तों, पहली बात तो आंसर की बात करी जाए तो ये मान लीजिएगा 7 तारीख को आपके एग्जाम खत्म है, तो आंसर की इसकी अप्रोक्सीमेटली 2 वीक के अंतर्गत आ जाती है। तो ये मान लीजिएगा 15 से 20 तारीख की जो डेट है ये बहुत ही सेंसिटिव डेट है, और इन्हीं के बीच में आपकी आंसर की देखने को मिल जाएगी, और वहीं पर ही चैलेंज करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। आपका 1 वीक का समय दिया जाता है, और फिर लगभग लगभग आपका ये मानकर चलिए मार्च के मिड तक या फिर आखिरी तक आपके रिजल्ट देखने को मिल जाएगा सभी बच्चों का। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपके मच्छरों से होने वाले रोग। आगे की बात करी जाए तो आगे पूछा गया था कि नारियल के तेल में तली हुई मछलियां। तो दोस्तों आप सही बच्चों को पता है सरसों के तेल में या फिर नारियल के तेल में।
नारियल के तेल में तली हुई मछलियां कहाँ खाई जाती है? तो ये खाई जाती है हमारे गोवा में। कहां पर? गोवा में। और वहीं पर ही सरसों के तेल में तली हुई मछलियां कहाँ खाई जाती है? तो वो खाई जाती है जम्मू कश्मीर में। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, अगला है डल झील कहाँ स्थित है? तो आप सही बच्चों को पता है डल झील जो है वो श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, सुबोध बोल रहा है सर आपका केवीएस का पेड कोर्स है। बिल्कुल डियर, पेड कोर्स है और फिनिश होने के कगार पर है। ठीक है, आपको अब पता चल रहा है, बिल्कुल फिनिश होने के कगार पर हमारा केवीएस वाला जो बैच था। ठीक, तो डल झील जो है वो कहां स्थित है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक, आगे बोला गया था झूम खेती कहां की जाती है? तो आप लोगों ने पढ़ पढ़ के दुखी हो गए आप लोग भी कि झूम खेती जो होती है वो होती है आपके कहां पर? मिजोरम वाले राज्य में। स्थानांतरित खेती भी इसी का ही नाम है, सीढ़ीदार खेती भी इसी का ही नाम है। ओके, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर नॉर्मलाइजेशन होगा? तो 101% आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। ध्यान रखिएगा, 101% आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि आप अपने एग्जाम को देखिए, जो स्टार्टिंग में एग्जाम थे, यानी कि जो शुरुआत में आपके एग्जाम हुए थे 28-29 को, इजी एग्जाम थे, बिल्कुल ही इजी थे। वहीं पर ही जो आपके मिड में एग्जाम हुए वो बहुत ही मॉडरेट लेवल के या फिर हार्ड लेवल के देखने को मिले आपको, और वहीं अब जो लास्ट में आप एग्जाम देखने की कोशिश कर रहे हो ये फिर इजी है। तो भाई इस हिसाब से देखा जाए तो इन बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो, ये सीबीएसई भी ध्यान रखेगी। तो इन सभी बच्चों का एज ए एवरेज निकाला जाएगा और आपका नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन होगा, तो 101% होगा ही होगा, ताकि किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव देखने को ना मिले। ये आपको भी पता है कि पेपर इजी और हार्ड देखने को मिल रहा है। ठीक, चलिए आगे चलें। तो अगला क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के घर की विशेषता। देखो दोस्तों, इस बार मनाली के घर की विशेषता नहीं पूछी, हिमाचल प्रदेश की घर की विशेषता पूछ ली गई। तो क्वेश्चन आपका ऐसे था कि हमारे भारत का एक राज्य ऐसा भी है जहां पर वर्षा भी खूब होती है और बर्फ भी खूब पड़ती है, और सर्दियों के दिनों में जो लोग होते हैं वो सूरज की ताप लेने के लिए बाहर बैठना पसंद करते हैं, उनकी घर की छत जो होती है वो ढालू होती है। तो निम्नलिखित में से ये घर की विशेषता कहाँ की है? तो दोस्तों ये घर की विशेषता है हिमाचल प्रदेश की। ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश था, मनाली नहीं था, हिमाचल प्रदेश था। ओके, चलिए डीके सर एग्जाम 4 फरवरी के था और सारे सीटेट बहुत ही अच्छा गया, मेरे 125 बन जाएंगे। आप मिलना चाहते हैं एक बार ईवीएस 30 में से 28। विवेक कुमार मेरे भाई, नाम क्या है इनका? ओके, मैं इतनी देर से पढ़ ही रहा हूँ विवेक कुमार, फिर भी मैं पूछ रहा हूँ। विवेक मेरे भाई, अगर आपके नंबर 130 बन रहे हैं या फिर इससे कम या फिर इससे ज्यादा भी बन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बात करी जाए हमसे आप मिलना चाहते हो तो 98 70 58 3 7 8 9, ये दोस्तों हमारा क्या है? टीम का नंबर है। जब भी किसी भी बच्चे को मिलना हो, खासकर आप अपने रिजल्ट के साथ मिलना चाहते हो, मिल सकते हो, खासकर आप मुझसे बातचीत करना चाहते हो, मिल सकते हो। इस नंबर पर या तो आप कॉल कर लेना या फिर आप व्हाट्सएप कर देना कि सर ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो कॉल अगर पिक नहीं होगी तो व्हाट्सएप टीम देख लेगी और आपको रिप्लाई कर देगी। टेंशन मत लीजिएगा अगर रिप्लाई 2 या 3 दिन तक नहीं आया तो, क्योंकि व्हाट्सएप पे लगभग 1000 का मैसेज गैप हमेशा बना रहता है। अभी भी मैं अपना व्हाट्सएप खोलूंगा कंपनी वाला तो 1000 का गैप बना रहता है। ठीक है, तो ध्यान रख के मत रखिएगा, ध्यान टेंशन मत लीजिएगा, जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, ठीक, चलिए प्रियंका कह रही है कि सर यूपी टेट कब होगा? डियर दोस्तों, आप सभी बच्चों को पता है जो आपकी यूपी के अंतर्गत एक नई संस्था बनाई जा रही है, जिसका काम क्या होगा, जो हमारा बोला जाता है कि साल में कम से कम 2 बार यूपी टेट जरूर होना चाहिए। वो कभी हुआ नहीं, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम साल में एक बार तो करवा ही ले तो अच्छी बात हो जाएगी। तो ये जो नई संस्था बनाई जा रही है ना, वो इसी के लिए बनाई जा रही है कि यूपी टेट आपका टाइम से हो सके और सही तरीके से हो सके, ताकि लीक वगैरह ना हो। बात करी जाए संस्था कब तक बन जाएगी, तो देखो दोस्तों अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ये फरवरी एंड तक ही मुझे लग रहा है कि पूरी की पूरी गठित हो पाएगी। ज्यादा से ज्यादा कर भी लिया, क्योंकि इलेक्शन 2023 वाला नजदीक है, 24 वाला, तो अगर ज्यादा से ज्यादा कर भी लिया तो ये फरवरी मिड या फिर 20-25 तक जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कम से कम एग्जाम के बीच में आपका 2 से 2.5 महीने का गैप होगा। तो यूपी टेट नोटिफिकेशन जहां तक बात है तो फरवरी लास्ट या फिर मार्च मिड में देखने को मिलेगा, और एग्जाम उसके 2 से 2.5 महीने बाद देखने को मिलेगा। ओके, ध्यान रखिएगा इस बात को। रही बात यूपी टेट की प्रिपरेशन की, तो बिल्कुल भाई यूपी टेट सुपर टेट जल्दी मैं आप सभी बच्चों के लिए क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, यूट्यूब के ऊपर भी और तरीके से भी मैं आपको जल्दी बता दूंगा उस चीज के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों ट्रेन से। ट्रेन में पूछा गया था एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या थी? तो 29 तारीख को एक गाड़ी चली थी 17.5 पर और 1 दिसंबर को पहुंची 22 पर।
डिस्टेंस था 2129। तो देखो दोस्तों, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, क्या करना चाहें, अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, चलिए सॉल्व करते हैं। आप लोग मैच कर लीजिएगा, सॉल्व कैसे करते हैं ये तो आप सही बच्चों को पता ही है। फिर भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि आप लोग समझ सको। देखो दोस्तों, 29 को चलिए, तो 29, 30 और ओके, एक नवंबर कितने महीने का होता है? 30 का ही होता है। जल्दी से बताइए, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो ऐसे गिनता है, देखो ये उठा हुआ 31, गिरा हुआ 30 या 28, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो ये गड्ढे में आया, तो गड्ढे का मतलब क्या है कि 30 का महीना हो गया। तो इस तरीके से आप अपने मंथ को गिन सकते हो कि कौन सा मंथ 30 का है और कौन सा मंथ 31 का है। ओके, तो ये हो गया 30 का, तो 3 दिन। अब 3 दिन के सफर में दोस्तों, आप सही बच्चों को पता है कि हम 2 दिन का लेते हैं। कितने दिन का? 2 दिन का सफर लेते हैं। 2 दिन में कितने होते हैं? 48 घंटे। एक दिन में 24, 2 दिन में 48। अब दोस्तों, जब ये पहुंचा उसको जमा करिए, और जब ये निकला उसे घटा करिए। मैंने आप लोगों को बता रखा। चलिए जमा करते हैं। 22, तो ये हो गया दोस्तों 0 0, ये हो गया 10, एक लगा लिया 0, और ये हो गया 1 4 1 5 2 6 और 1 7। तो ये 70 घंटे हो गए। कितने? 70 घंटे। निकला कितने बजे था? तो 17:30 पर। तो 17:30 इसमें से घटा दीजिए। तो देखो दोस्तों, यहां तो कुछ है नहीं, ये इसको देगा तो ये 69 बन गया, और 60 में से 30 गया तो 30, 9 में से 7 गया 2, और 6 में से 1 गया 5, तो 52.5 घंटे। कितने घंटे? 52.5 घंटे। अब 52.5 घंटे को दोस्तों मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और 52.5 घंटे को मैं अगर लिखना चाहूं तो देखो, 2 दूनी 4, तो ये हो गया, और 5 दूनी 10, ये हो गया, और जमा में 1, तो 105/2 ये भी लिख सकता हूं। सारी की सारी वैल्यू सेम है। अब देखो दोस्तों, एवरेज स्पीड निकालनी थी, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है? 2129। इसमें हमने डिवाइड कर देना है 105/2 से, तो सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर जाएगी। बस आप सॉल्यूशन आपको कर देना है। इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक तरीके का महीना निकालने का आपका क्या है, एक तरीका होता है। चलिए मुझे जल्दी से बताइए। अब भाई इसको सॉल्यूशन करिए, या मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, या आप लोग कई बार गलत बताते हो। अब सर कहेंगे सर आप सॉल्यूशन नहीं कर रहे, कैलकुलेटर से कर रहे हो। तो भाई ये पॉइंट में आ रहा है 40.5। कितना आ रहा है? 40.5 आ रहा है। 40.55 आ रहा है। तो ये है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब किलोमीटर प्रति घंटे में जब भी पॉइंट में आंसर आता है ना, तो समझ लो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में ही आंसर पूछा होगा। अगर मीटर से प्रति सेकंड में पूछा हो तो 5/18 से डिवाइड कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। लेकिन आपका आंसर यही 40/5 ही कुछ दे रखा होगा ना, एवरेज वहीं से ही आपका निकालना होगा। ठीक है, तो एक इस तरीके का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन था दोस्तों डायरेक्शन से। डायरेक्शन से जो मेरी बच्चे से बात हुई ना, उस बच्चे ने मुझे बताया कि सर एक बच्चा है जो पहले वेस्ट में जाता है, कितना? 200 मीटर, फिर साउथ में जाता है। अब वो मुझे बच्चे ने कंफर्म नहीं करा कितना जाता है, कभी कह रहा 60, कभी कह रहा 85, मैंने 60 मान लिया चलो। और फिर वो जाता है कहां पर? तो वो जाता है दोबारा ईस्ट में। ईस्ट में जाता था, वेस्ट में जाता था, समझ में नहीं आया। ईस्ट में, चलो ईस्ट में गया, मान लो ईस्ट में गया 200 मीटर। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बताया उस बच्चे ने मेरे को। तो इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो देखो दोस्तों, ये पहले गया कहां पर? पश्चिम में 200 मीटर, फिर गया आपका ये उत्तर में कितना? 60 मीटर, और फिर गया कितना? ये कहा गया? पूरब में 200 मीटर, ये रहा। ठीक, अब इससे बोला गया था कि निम्नलिखित में से ये जो व्यक्ति है, वो ये स्कूल था और ये इसका घर था, तो स्कूल के सापेक्ष से, तो यहां से हम प्लस का साइन लगाएंगे, तो स्कूल कहां है इसका? साउथ में था। सॉरी, ये साउथ नहीं था, ये नॉर्थ था। कहा था? ये नॉर्थ था, साउथ नहीं था। तो ये साउथ में पूछा गया, क्योंकि साउथ इसका नीचे की तरफ इसका घर है। कितना मीटर है? तो 60 मीटर है। बस यही आपसे क्वेश्चन में बना था। तो डायरेक्टली अगर आप एग्जाम में कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला, तो इस तरीके से आप अपने आंसर को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, हाँ जी। एक बच्चा कह रहा सर मेरा एग्जाम 3 फरवरी को था और ईवीएस बहुत ही हार्ड था। बिल्कुल, मैंने दोस्तों क्या बोला, जो लास्ट वाले एग्जाम थे ना 3 फरवरी, यानी कि आज 5, ये जो ईवीएस में देख रहा हूं ना, ईवीएस देख रहा हूं मैं, ये मान लीजिएगा
1 तारीख को ठीक ठाक था, 2 और 3 को हार्ड हो गया था, और 4 से फिर नॉर्मल, नॉर्मल क्या है, नॉर्मल से भी गिरी हुई कैटेगरी में था। 4, 5, 6 ये 3 दिन आपके जो ईवीएस का एग्जाम हुआ है ना, बिल्कुल ही इजी से देखने को मिला है। बहुत ही मतलब बच्चा जो पढ़कर गया है ना, आखिरी में बड़ा मजा आया उसको एग्जाम देने में। ठीक है सर, रोल नंबर नहीं दिख रहा है, क्या एग्जाम होगा? नहीं खुशबू जी, अगर आपका रोल नंबर नहीं दिख रहा है तो आपका एग्जाम नहीं होगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए।